सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। दुश्मन से खतरा नहीं और दोस्त पर एतबार नहीं, यह है पाकिस्तानी सियासत का नया रुख, जिसने मामलात को उलझा कर रख दिया है। इस वक्त हालात ये हैं कि हुकूमत खतरा महसूस कर रही है। किसकी वजह से? अपने खिलाड़ियों की वजह से। और अपोजिशन जिसने हुकूमत को टफ टाइम देना था, खुद टफ टाइम से गुजर रही है। किसकी वजह से? अपने ही मेहरबानों की वजह से। यानी दोनों तरफ गंगा उल्टी बह रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब यू टर्न की बात की थी तो इनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब यह सहूलत अपोजिशन और हुकूमत दोनों हंसी खुशी इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल परसों ही कह रहे थे कि माफिया मिलकर एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन वो एनआरओ नहीं देंगे। ये कल के बयान हैं। आज के हालात ये हैं कि जहांगीर तरीन और हुकूमत में मामला तय पा गए हैं। इन्हें डील कह लें, एनआरओ कह लें या फिर ब्लैकमेल होना कह लें, आपकी मर्जी है। तरीन ग्रुप की उस्मान बुज़दार से मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, इसके मुताबिक तरीन ग्रुप के सारे शिकवे शिकायतें सिर्फ एक मुलाकात ने दूर कर दिए हैं। इधर से शिकायत होती रही, उधर से बुज़दार साहब मौके पर ही अहकामात जारी करते रहे। फंड्स की बात हुई, फंड्स दे दिए गए। ब्यूरोक्रेसी को साफ साफ कह दिया गया कि तरीन ग्रुप के जायज मुतालबात फौरी पूरे होने चाहिए। वाकिफान हाल का दावा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लाहौर में इस मुआहदे को मंजूरी मिल जाएगी। बागी खिलाड़ियों के साथ इत्तेहादियों की भी सुनी गई है। खबर है कि विफाकी काबीना में MQM, काफ लीग और बाप को मजीद वजारतों से नवाजा जाएगा। ये बजट इजलास की पेश की तैयारी है या कुछ और, इसका भी जल्द पता चल जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन को देखें तो PDM और पीपल्स पार्टी में तलाक के बाद वहां अब भी खामोशी का राज है, लेकिन अब शहबाज शरीफ जंगल में मंगल करने के मिशन पर है। यह मिशन बिखरी अपोजिशन को इकट्ठा करने का है या मरियम नवाज की परवाज रोकने का, इसके बारे में अभी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी से नए ताल्लुक का काम शुरू है। पीर को इशाइये में शहबाज शरीफ मेहमान होंगे और जरदारी और बिलावल मेहमान। ये मेजबान और मेहमान मिलकर क्या बनाएंगे प्लान, इसकी सुन गुन लेने के लिए अपोजिशन भी बेताब है और हुकूमत भी। चौधरी निसार की अचानक सियासी बेदारी भी किसी को परेशान कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त जिक्र करते हैं फलस्तीनियों की परेशानी का, जहां इसराइल हट धर्मी से बाज नहीं आ रहा। कल इसराइल जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गया, लेकिन ताजा खबर यह है कि सिहूनी फौजों ने आज फिर मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल किया। मस्जिद में मौजूद नमाजियों पर रबड़ की गोलियां बरसाई, शेलिंग भी की, जिससे नमाजी जख्मी हो गए। जख्मी फलस्तीनियों को देखकर पूरी दुनिया और खास तौर पर मुसलमानों के दिल भी जख्मों से चूर हैं, जिसका इजहार आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने किया। इसी से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इसराइली हटदर्मी का इलाज कैसे होगा? असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये अजीब बात है, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हम देख रहे हैं कि ये मुआहदों की पासदारी इनके यहाँ शायद है ही नहीं, कि खुद मुआहदा किया, उसमें गारंटर्स मौजूद हैं, सारी दुनिया उसमें देख रही है कि आप गारंटी दे रहे हैं कि अब जंगबंदी हो गई है, अब फायरिंग नहीं होगी। लेकिन मस्जिद अक्सा में निहत्ते नमाज पढ़ रहे हैं लोग कि इनसे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं है कि वो जंगबंदी हुई है। वो शायद देख रहे थे कि इसमें शहादतों के बावजूद जीत उनकी हुई। आज देखिए, मैं देख रहा था मुझे कि CNN हर जगह जश्न दिखाया जा रहा है कि गजा में लोग कह रहे हैं कि हम जीते हैं, और इसराइल में मातम, सफ़े मातम है इतनी बमबारी के बावजूद। तो ये उनसे खुशी नहीं हजम हो रही या ये मुआहदे तोड़ने की इनकी पुरानी आदत है? उसामा साहब, अभी जितनी पुरानी और जो एक मिसाल आपने दी, उससे पुरानी तो जब से हम इस्लाम की, अगर तारीख़ इस्लाम की बात करें तो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर के अंदर भी मुआहदे ये जो कुफार हैं उनसे करते थे और अपने फ़ायदे के लिए मुकर भी जाते थे। वो तो आज तक मुआहदे सियासी हों या गैर सियासी हों, सफारती हों। अभी देखें ना, जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे कहा था, अभी रिसेंट माजी करीब की बात करते हैं ना, उनके साथ तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। यानी आप जो दो मुल्कों के एक मुआहदे की बात कर रहे हैं ना, वो तो एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारी पूरी कायनात के लिए। तो यहाँ पे देखें ना, जरदारी साहब ने कहा कि ये मुआहदे कुरान हदीस थोड़े हैं, सियासत में जो कसम कुरान है वो तो मान जाना। और ये एक बात, उसामा साहब, मुआहदे कौन तोड़ता है? ताकतवर। सालिस किसके साथ होता है? ताकतवर के साथ। क्या कभी एक गांव के अंदर, एक मुल्क के अंदर लड़ाई हो जाए दो कबीलों में, या किसी गांव में हो जाए, एक दफ्तर के अंदर हो जाए,
तो सालिस जो है वो किसकी पासदारी करेगा? जो ताकतवर होगा। जो साहब वो सालिस ही कैसा, फिर वो काजी ही क्या कि जो तो ताकतवर, जज ही क्या? ये कौन सी सालसी है? हुकूमत ही क्या? वो रियासत ही क्या जो जालिम के फोरम साथ है खड़ी होगी? यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा का जो फोरम है, अक़वाम आलम का सबसे बड़ा फोरम है जी, वो सालिस है जी। उसने मजम्मत की, उसने करारदाद की। अमेरिका ने बदमाशी करके उसने कहा जाओ सिक्योरिटी काउंसिल का खबरदार, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। इससे बड़ी कोई मिसाल है? मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं बिल्कुल। अब ये आप बात कर रहे हैं कि इसराइल की हटधर्मी जो कह रहे हैं आप बरकरार है। गजा में जंग बंदी जो है वो उन्होंने बाजार कर ली और उसके बाद बमबारी और सारी चीज़ें जारी हैं। इसके बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी जिस तरह उन्होंने कर दी। फिर मैं क्रक्स उसका बता रहा हूँ, जी जी, दरिंदगी जो है उससे बाज नहीं आ रही। अब उनको रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? यूएनओ कह रहा है कि बाज आ जाओ। अमेरिका कहता है कि यूएनओ को कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है, मुझे ये बताएं। अच्छा, इजराइल मस्जिद अक्सा पर फिर जो शर्मनाक उन्होंने हमला किया है और फौज की जो शेलिंग है उस पर नमाजी जख्मी हुए हैं। सियोनी फौज की शेलिंग से नमाजी, हालांकि सिविलियन आबादियों पे ये चार्टर किधर जाता है ह्यूमन राइट्स का, अमेरिका का, यूएनओ का? क्या आप सिविलियन पे, आबादी पे? लेकिन वो तो मसाजिद मुकद्दस जो बारगाह जो मकामात है वो तो मान लीजिए उतने ही होते हैं पूरी दुनिया के लिए, बल्कि मुसलमान तो इसके ऊपर कारबंद है। कभी गिरजे पे हमला किया हो मुसलमान ने, तारीख उठा ले, कभी किसी मंदिर पे हमला किया हो, कभी उनके किसी भी मजहबी हिफाजत की है, सजाएं दी हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद इसराइल पर ब्रिगेड का हाल, मैंने बाबर डोगर साहब को भी शामिल कर अगर आ जाएगी जी तो वो इसराइल के साथ होगी या फलस्तीन के साथ होगी? बिल्कुल ठीक, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि ये तो ताकतवर जो होता है वो जंगबंदी है किसके लिए? इसलिए कि ताकि हमास की तरफ से कोई मिसाइल उधर चला जाएगा, फिर देखना तमाशा। ये गलती से भी अगर गिर गया, बेशक उनका अपना ही हो, अगर वो अलग भी कर देंगे तो ताकतवर फोर्सेस उल्टा साथ मिलके उनको और साथ ही कहेंगे जी ये हमास का है, बेशक खुद ही मार लें। अच्छा बाबर डोगर साहब, एक चीज जो बहुत ज्यादा मीडिया पर वायरल हुई, बड़ा देखा गया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो तकरीर की, बड़ी जबरदस्त तकरीर थी, और उसके बाद CNN पर इंटरव्यू देते हैं और वहां पर वो कहते हैं जी इसराइल अब ये जंग हार रहा है, अब उसकी मर्जी नहीं चल सकती, वो मीडिया को कंट्रोल करता है। तो साथ ही उनके CNN के एंकर कहती है जी किस तरह कंट्रोल करता है, आप इसराइल पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जी क्योंकि उसके पास बिग पॉकेट्स यानी पैसा है, वो कंट्रोल करता है। तो फंडिंग कौन करता है? आप जो CNN को, हाँ, आप जिस तरह किसका यहूदी के खिलाफ बोल रहे हैं, चैनल नहीं है, तो ये नफरत फैला रहे हैं आप यहूदियों के खिलाफ। फंडिंग कौन करता है? CNN चैनल किसका? मतलब ये बड़ा अहम सवाल है। अब ये सवाल हो रहा है कि क्या इसराइल के खिलाफ बोलना, क्या यहूदी मजहब के खिलाफ बोलना है? मतलब किसी रियासत के खिलाफ बोलना वो मजहब के खिलाफ कैसे हो गया? ये एक अजीब बात है। तो ये बड़ी डिबेट हो रही है। तो हर सतह पर ये ताकतवर है, इसका मतलब है कि इसलिए ये मुआहदों की पासदारी नहीं करते। उसामा साहब, कल जनरल असम्बली जो है वो जंगबंदी का ऐलान करती है और आज इसराइल जो है वो फिर निहिते जो फ़लस्तीनी है उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ना वो जनरल असम्बली को मानता है, ना वो अक़वाम मुत्तहिदा को मानता है। वेस्ट उसकी पुष्ट पर है, अमेरिका उसकी पुष्ट पर है। अमेरिका जनरल असम्बली में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी उसके खिलाफ करारदाद आती है उसको वीटो कर देता है। तो उसामा साहब, उसको डर किसका है? वो तो यूएनओ को भी से भी नहीं डरता। वो वेस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अरब लीग उसके हक के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है, OIC कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। वो बेचारे निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, उनकी दुनिया में कोई मदद करने को तैयार नहीं है। कल जनरल असम्बली में आप देखें कि सारे ममालिक जो थे वो फ़लस्तीन के हक में बोले। वहाँ पर जो निहत्ते लोग थे उन पर जो गोलियाँ बरसाई जा रही हैं उसके खिलाफ बोले, लेकिन इसराइल ने तो उसकी कोई परवाह नहीं की, जंग बंदी की परवाह नहीं की। मिस्र जो ब्रोकर करा रहा है सीज़ फायर को, उसकी सालसी को भी उन्होंने माना। आज उन्होंने फिर उन पर फायरिंग खोल दी। तो सर, उसकी मेन वजह ये है दुनिया का सारा मेन स्ट्रीम बड़ा मीडिया जो है वो उनके साथ है। 22 दिन उन्हें 69 फ़लस्तीनियों को मारा। दुनिया में किसी बड़े अखबार ने, किसी बड़े चैनल ने उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं लिखा। तो उस पर तो साफ जाहिर है कि यहूदियों का कंट्रोल है सारे। डोगर साहब, सिर्फ एक सवाल हाथों में कठपुतली बना हुआ है। जिस तरह से मोदी का मीडिया जो है, इंडिया का जो मीडिया है वो मोदी के हाथों में कठपुतली बना हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया जो है इसराइल के हाथों में कठपुतली बना हुआ है। ये दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक ही है, चाहे वो मोदी है चाहे वो इसराइल है। इसराइल इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल करता है, मोदी जो है वो इंडिया के मीडिया को कंट्रोल करता है। वहाँ निहत्ते कश्मीरियों को मारा जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, उनकी नस्ल कुशी की जाती है, कोई उनका मीडिया बोलता नहीं है। इधर जो है इसराइली जो है वो फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि जो उनको डिफेंस का राइट हासिल है।
जिनके इसराइल को डिफेंस का राइट हासिल है उन फलस्तीनियों के खिलाफ जिनके पास कुछ है ही नहीं है, उनको मारने के लिए कोई चीज ही नहीं है। वो जो मिसाइल उन्होंने मारे उनकी क्या हैसियत है, आधे मिसाइल तो वहां पे गिर ही नहीं सके। वो इसराइली अंदाजा लगा लें। तो फिर उसामा साहब ये तो मुझे लग रहा है कि ये जनरल असेंबली ये सारा कुछ बेमानी होके रह गया है। अगर ये इसराइल को नहीं रोक सकते तो ये सारी चीजें बेमानी है। लेकिन चीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा इसराइल अब कह रहा है, एहतजाज कर रहा है जी, चीन इसमें क्यों आ रहा है। खासतौर पर रूस ने कहा कि अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये लगता है कि इन ताकतों का भी ये अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ इकट्ठे होना ये भी बड़ा मानी खेज है कि दो बड़ी ताकतें जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर भी हैं उनका भी एक दबाव तो ज़रूर कुछ ना कुछ असर दिखा रहा है। अच्छा, अब हम अगर पाकिस्तान की सियासत पर आए, अंदरूनी सियासत की बात करें तो यहाँ हमें एक अजीब खेल नज़र आ रहा है। और हुकूमत है तो उसको अंदर से ख़तरा नज़र आ रहा है या अपने लोगों को मनाना पड़ रहा है, अपोजिशन है वो भी अंदर से नाराज़गियाँ हैं। अब ये बाबर डोगर साहब ये क्या खेल है? और ये जिस तरह से बड़ी तेज़ी से वज़ीर आला ने मामला तय कर लिए हैं, बाज़ लोग इसको ये कह रहे हैं कि जनाब डील हो गई या मामला तय कर लिए, या ये कहा जा रहा है जी कि जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे जहांगीर तरीन साहब उनको समझाया गया है कि आप कुछ ज़्यादा ही शॉट्स खेल रहे हैं हवा में, ये कैच आउट भी हो सकते हैं, तो उनको भी समझ आया इसलिए उन्होंने भी फिर वो पार्लियामानी ग्रुप और ये सब बातें वापस ली हैं। उसामा साहब, आज जहांगीर तरीन के ग्रुप के जो लोग हैं उनकी मुलाकात हुई है उस्मान बुज़दार के साथ। जो मुलाकात की अंदर की कहानी है उसमें उन्होंने रायतें मांगी हैं जहांगीर तरीन के लिए कि उसका जो केस है उस पर गो स्लो की पॉलिसी जो है वो अख्तियार की जाए। और ये है कि जी उनके हलकों के जो काम है छोटे मोटे जो उनके बंदे हैं, किसी का AC लगवाना है, किसी ने थानेदार लगवाना है, किसी ने SHO लगवाना है, ये छोटी छोटी डिमांड थी जो उन्होंने सामने रखी हैं। अब मेन डिमांड थी जी जहांगीर तरीन पे हाथ हल्का रखा जाए। बज़ाहिरन ये जहांगीर तरीन ग्रुप ये कहता है कि जी हम उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हम उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, ये अवाम की बात कोई नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि अवाम को चीनी महंगी मिल रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि अवाम को आटा महंगा मिल रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि बिजली महंगी हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो है बज़ाहिरन मीडिया के सामने कहते हैं इंसाफ चाहिए, हुकूमत से कहते हैं कि उस पर हाथ स्लो किया जाए, हौला किया जाए, उसको रायतें दी जाएं, हमारे काम करवाए जाएं। उसामा साहब, ये इनकी औकात है। ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने उतरा हुआ है, ये इमरान खान को ब्लैकमेल करने चले हुए हैं। जो आई है उनकी आ गई है, जफर अली जो है, बैरिस्टर अली जफर जो है, उनकी रिपोर्ट अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आनी शुरू हो गई है। उस समय उन्होंने ये चीज़ कहा है कि जनाब जहांगीर तरीन ने फ़ायदे लिए, जहांगीर तरीन ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया, जहांगीर तरीन ने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया। हाँ, सिर्फ इतना इशू ये है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस हैं वो ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, बाकियों के खिलाफ स्लो चल रहे हैं। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि जहांगीर तरीन बेकसूर है, उस पर जानबूझ के गलत केस बनाए गए, उसको जाली तौर पे इम्प्लीकेट किया गया, ये किसी ने नहीं कहा। उस रिपोर्ट में ये नहीं है। उन्होंने कहा जी इस रिपोर्ट में शहबाज शरीफ भी है, इसमें और लोग भी हैं, लेकिन जहांगीर तरीन को तरह ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन बेकसूर नहीं है वो इसमें चीनी की जो चोरी हुई है उसमें बराबर का कसूरवार है, बराबर का मुजरिम है। सिर्फ ये कि उसको उस पर थोड़ा सा हाथ ज़रा तेज़ रखा गया, ये उसकी रिपोर्ट है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि जहांगीर तरीन ने कुछ नहीं किया, वो मासूम है और उसको जान के गलत रगड़ा लगाया जा रहा है। हाँ, रगड़ा थोड़ा सा जल्दी लगाया जा रहा है, ये सारी हकीकत है। अब ये फेडरल गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, अब ये पंजाब गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज मिले हैं चीफ मिनिस्टर ने, उनके जो छोटे छोटे मुतालबात हैं उन पर उन्होंने कहा जी ठीक है ये कर दें इनके। एक डिप्टी सेक्रेटरी जो ग्रेड 17 या 18 का अफसर होता है उसको कहा कि ठीक है जी ये आपको देखेगा, आप इसका नंबर ले लें, आप इसको अपनी मुतालबा बता दिया करें, जो आपके जायज़ मुतालबात हुआ करेंगे वो फौरी तौर पर कर दिया करेगा। वो जो फैसल बावडा ने कहा था ना ये एक SHO की मार है, चले SHO की ना सही, लेकिन ये एक डिप्टी सेक्रेटरी की मार है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये आज यही फाइनल हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने यही कहा कि जनाब एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो आपके मामला को देख लिया करेगा, और ये उस पर नाचते हुए खुश हो गए बाहर आ गए कि ठीक है जी आइंदा से डिप्टी सेक्रेटरी हमको हमारे मुतालबा सुन लिया करेगा, ठीक हो गया, और उसको ठीक कर लिया करेगा।
समझा ये हकीकत है, लग ये रहा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि खान साहब इनके हाथों में कितनी देर ब्लैकमेल होते हैं। इशू सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहांगीर तीन कोई बेकसूर नहीं है, ठीक है, वो भी उतना ही, उसमें भी उतना ही इल्जाम है। उनके साथ भी गए थे तो अपने कामों के लिए गए थे कि चलो हमारा भी साथ एक वजन पड़ जाएगा। ठीक है असद खरल साहब, ये जो अब काबीना में तब्दीलियों की बात हो रही है, ये क्या है? इसमें अब जो लोग कहते थे जी हमें वजारत नहीं चाहिए, वो भी वजारत लेने को तैयार हैं, और ये बजट से पहले लेन देन हो रहा है कि सबको एडजस्ट किया जा रहा है, MQM भी, काफ लीग भी, बलूचिस्तान आवामी पार्टी भी, कोई रह नहीं गया, वैसे सबको दोबारा एडजस्ट किया जाए। कितनी को काबीना कर लेंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये बड़ा क्रिटिसिज्म करते थे, वो शायद वो भूल गए हों कि बहुत छोटी कैबिनेट होनी चाहिए, ये कहते थे। और अब तो आइन में और हमारे मुरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक इतने एडवाइज़र होंगे, इतने स्पेशल असिस्टेंट हो सकते हैं और इतने गुजरा हो सकते हैं, लगभग 50 के कैबिनेट के बावजूद। अब मुझे ये बताएं कि इमरान साहब मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो डोगर साहब से माजरत के साथ वो बार बार कहते थे कि मोहन सलाई वजारत ना मिलने से वजह से नाराज़ है शायद। तो अब काफ लीग को वजारत जो मिली है वो काफ लीग ने अगर बांटनी है ना, तो कामल अली आगा को दे रहे हैं। मोहन सलाई वजारत ना लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि जो बंदा अगर मुझे अच्छा नहीं समझता तो मैं उसके नीचे वजीर बनना नहीं पसंद करूँगा। तो लगा काफ लीग को वजारत जो वो दे रहे हैं तो उसके लिए वो कामल अली आगा का नाम देंगे, मोहन सलाई का नाम नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद मेजर रिटायर्ड जो ताहिर सादक के हवाले से जो वजारत मिलने के इम्कान जो खबरें आ रही हैं, ये चौधरीयों के खाते में डालने की कोशिश की रही है। चौधरीयों का बंदा नहीं है ना, वो इसको रिकमेंड करेंगे या करेंगे मुझे नहीं पता। कामल अली आगा जो है वो काफ लीग की जन्म से वो नाम पुट करेंगे, अब तक जो इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो खां हैं, अली ज़फ़र जो बरिस्टर है, उनको ज़ाहिर बात सेंटर बनाई इसलिए गया था कि वजारत कानून इंसाफ या वजारत कानून जो भी देना है असद साहब वो उनको दिया जाएगा। उनका क्या होगा? फरोग नसीम साहब का MQM जो है साहब को अगर बना दिया तो वजारत कानून है उनके पास, और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स है, 2-3 वजारतें और बन जाती हैं। नसीम साहब नहीं छोड़ेंगे। अच्छा चले, अच्छा कानून के अलावा MQM को दूसरी वजारत पे फैसल सब्ज़वारी साहब मजवा रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जिस तरह उनका वजारत नहीं लेंगे, बल उन्होंने बना लिया और ग्रीन सिग्नल दे दिया है। MQM जो है वो अपने खाते में फरोग नसीम सेंटर जो है बेशक उनकी टिकट से आए हैं, वो कहते हैं जी हमारे खाते में ना गिना जाए इनको। अच्छा, ये ज़हन में रखिए, लिहाजा वो इंडिपेंडेंट उनका जो भी है स्टेटस है। फरोग नसीम साहब MQM के कोटे से बेशक वो सेंटर हैं, लेकिन वो कहते हैं जी ये मतलब हमारे साथ ना गिना जाए, तो वो भी मान गए। तीसरा जो बाप है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनको मजीद एक वजारदान की पेशकश की जा रही, और उसके लिए अनवार काकड़ साहब हैं वो वजीर होंगे, या चेंज भी कर सकती है बाप का, ये अपनी फैसला काकड़ साहब। अच्छा, अब मामला ये है कि एक MQM को वजारत मिल गई, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है बजट से पहले तो नहीं दे रही। अच्छा चले, खुशी से नहीं दे, ना ब्लैक मेल ऊपर। दूसरा इत्यादि है ना, काफ लीग को वजारत गवर्नमेंट दे रही है, उन्होंने नहीं मांगी। बाप को वजारत वफाकी गवर्नमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान दे रहे हैं, उन्होंने मांगी है या नहीं मांगी, वो रहता बात है बलूचिस्तान के वाले से बड़े सख्त क्राइसिस चल रहे हैं। चले तो ना देना इमरान खान साहब, इमरान खान साहब ब्लैकमेल ना हो। आगे अगली बात जो डोगर साहब ने कहानी बताई, बिल्कुल ये लोग जो मिले हैं नाम उनके सुन ले। नज़ीर चौहान वज़ीर से मुलाकात जो की है, वो कह रहे हैं जी सूबे की बेहतरी के लिए मुलाकात की है। तहरीक साहब रहते हुए अपने तहफ़्ज़ात इमरान खान तक पहुँचाएंगे, और उसमें दीगर जो है सईद अकबर नवानी मुलाकात कर रहे हैं, अजमल चीमा, नुमान लगड़िया जो वज़ीर भी हैं और सारा उनके तल्लक भी है, वो कर ख़ास भी हैं, उस्मान बुज़दार साहब के, जवार बड़ाच हैं, और इसके बाद उमर आफ्ताब हैं और ओन चौधरी हैं। अब ये वो लोग हैं, इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिस तरह नुमान लगड़िया और कुछ लोग जो कि राजदान भी हैं बहुत सारे मामला, जिस तरह नुमान लगड़ियाल, और कई ऐसे मामले स्कैंडल्स हैं जो इमरान खान तक भी पहुँचे जिसमें इनका रोल था। अब ये जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो गए हैं कि हम जहांगीर तरीन ग्रुप है, ऑफिशियल अनाउंस किया उन्होंने। वो ये नहीं कहते कि हम PTS से बाहर जा रहे हैं, वो आपके सामने है, नवानी साहब ने कह दिया। अब मुझे डोगर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे जनाब जहांगीर तरीन को उस्मान बुज़दार ने NOC दे दिया, या वहाँ पे उनके मामला हो गए, या ये उन्होंने बात की कि जहांगीर तरीन साहब को उस्मान बुज़दार का तो कोई तलक नहीं FIA से, वो तलक तो है FIA से शहजाद अकबर का है, शेख रशीद का है, या वज़ीर आज़म इमरान खान का है। ये डिप्टी सेक्रेटरी की बात डोगर साहब कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब कंप्रोमाइज़ ना करते, और वो जो बात जितनी भी उन्होंने की है उसमें जहांगीर तरीन के अलावा जितने भी फ़ोन हुए हैं उसमें डायरेक्टर FIA DG FIA कोई फ़ोन शामिल नहीं था। वहाँ पे ये था कि ये हमारे काम नहीं हुए, ये हमारे मनसूबे हैं, बहुत सारे काम हुए के खिलाफ पंजाब हुकूमत जो साजिशें कर रही है वो क्या साजिशें क्या कर रही, उसमें केन कमिश्नर का मामला है, वो जो पर्चे हुए सारों के ऊपर जो फॉर्मेलिटी जो
बट जो कमिश्नर साहब है वो कर रहे हैं, उसमें बुज़दार साहब का रोल है या नहीं है वो नहीं कहता। FI जो काम कर रही है वो वजारत दाखिला या वो वजारत दाखिला से मतलब शेर सीन माइनस इसमें इस केस में वो खुद ही उनको पता था। बैरिस्टर अली जफ़र की रिपोर्ट में अभी बता देता हूँ, मैं फिर बता देता हूँ डॉक्टर साहब आपके लिए भी, उसमें उन्होंने जो FIR की हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ में उसके इशू के ऊपर स्पेसिफिक उस इशू के ऊपर बात कर रहा। उन्होंने कहा कि ये FIR जो मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने एक्ट लगाया है उस इनके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करता, ये FIR की डोमेन नहीं आती, ये रिकॉर्ड पर रख लें, ये FIR की डोमेन में नहीं था, इसके मुताबिक FIR नहीं हो सकती, ये SCCP और FBR का मामला था। उन्होंने चूँकि फ़ाइल किया, जब आप टैक्स रिटर्न में चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं और फाइल कर देते हैं उसके अंदर FBR की डोमेन आ जाती है। नैब खुद से सरेंडर कर चुका है कि जहाँ FBR के मैटर्स आएंगे, जहाँ टैक्स के रिटर्न के इशू होंगे, जहाँ डेक्लेरेशन एसेट हो चुकी होगी, वहाँ पे नैब उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। लिहाजा नैब ने जो टेकअप किया है उसमें जहांगीर तरीन का मामला नहीं है, उसमें जावेद कियानी के मामले। अच्छा, मुझे 3 जो FIR हुए हैं, FIR खुद जाकर कोर्ट में कह चुकी है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जहांगीर तरीन जो बार बार दावा करते हैं कि इन 3 FIR में सिवाय शुगर के, सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के बाकी सब चीजें मौजूद हैं। बाकी जहांगीर तरीन जो है बाकी जिस तरह वो सारे बेनिफिशियरी हैं उसने भी फायदे लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे इस मामले में जहांगीर तरीन साहब 1 मिनट आपको क्या है, पहले 1 मिनट है उसमें मुझे बताएं, ये जो रद्द-बदल हो रही है काबीना में, इस पर आप क्या कहेंगे? अब चीजें स्मूथ हो जाएंगी अगले 2 साल? उसामा साहब, मैं पिछले 3 साल से ये ड्रामा हम देख रहे हैं। जब भी बजट आता है उस वक्त इत्तेहादी जो है वो हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। खरल साहब, आपको याद होगा पिछले साल भी यही कुछ हो रहा था। जब बजट आना था उस वक्त जो है काफली भी नाराज थी, MQM भी नाराज थी, GDA भी नाराज थी और बाबी पार्टी भी नाराज थी, और ये सारे चाह रहे थे कि जी हमें वजारतों में हिस्सा दिया जाए, हमसे जो वादे किए गए वो पूरे किए जाएं। ये साल के बाद एक मौका आता है अपोजिशन को, उस वक्त ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। इस दफा भी वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जहाँ पार्टी के अंदर लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा अहम मामला है, अहम नुकता है। पंजाब के अंदर जो एक बगावत हुई है या जो एक तहफ़्ज़ात सामने है वो काफ लीग नहीं, PTI की जानब से जहांगीर तरीन को उनके तहफ़्ज़ात हैं, काफ लीग ने शोर नहीं किया। न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब किस किस मिशन पर हैं, कैसे वो इसको आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और पीर के रोज़ बाकायदा इशाइया दे रहे हैं, खाने पर मदू कर रहे हैं सबको, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं और जरदारी साहब खुद भी हैं और फजलुर रहमान साहब भी हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अब बड़े एक्टिव हो रहे हैं और अयाज सादिक साहब ने तो कहा है कि जी हुकूमत तो बड़ी खौफजदा है, ऐसे खौफजदा जैसे हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इसी पर जनाब हुकूमत जो है लर्ज रही है कि ये मुलाकातें अब किस तरह से शुरू कर दी हैं शहबाज शरीफ ने। फिर ये कि जी चौधरी निसार साहब की एंट्री हो रही है, ये सब चीज़ें ऐसे लग रहा है अपोजिशन को मजबूत कर रही हैं। बाबर डोगर साहब, आज आप चूँकि इस्लामाबाद में हैं, क्या वहाँ इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में माहौल है, कुछ बताएं, क्योंकि यहीं पर आप शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ इस्लामाबाद में सबको बुला लिया है, सारी अपोजिशन को। बिल्कुल उसामा साहब, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया, लेकिन वो नवाज शरीफ का बहुत ज़्यादा दबाव है उन पर। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के ज़रिए से ऑपरेट कर रहे हैं और वो उनको मजबूर कर रहे हैं कि जनाब वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठें, सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएं और गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाएं। हालांकि शहबाज शरीफ ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से मिलना चाह रहे हैं, वो मुफाहमत की पॉलिसी चाह रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। वो ये चाहते थे कि सिर्फ गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज़ किया जाए, PDM पे वो इतना इतमाद नहीं करते। लेकिन फ़िलहाल शहबाज शरीफ पे बहुत प्रेशर है नवाज शरीफ का। अच्छा। मरियम का प्रेशर है थ्रू नवाज शरीफ कि जनाब PDM को एक्टिव किया जाए, फिर पार्टी को एक्टिव किया जाए, हुकूमत पे मजीद दबाव बढ़ाया जाए। एक तरफ ये पॉलिसी है, दूसरी तरफ उसामा साहब गवर्नमेंट जो है उस पर अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पर कैबिनेट की चेंजेस की भी बातें की जा रही हैं। यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं उनको अगला लॉ मिनिस्टर लाया जाएगा, जबकि फ़रोग नसीम जिसको MQM डिसऑन कर चुकी है, MQM पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि जब PTI ने उनसे कहा था कि जनाब फ़रोग नसीम आपके मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे मिनिस्टर नहीं है,
ये हमारे नॉमिनी नहीं है। हमारे मिनिस्टर वही होंगे जिनके नाम हम आपको देंगे, खुद आप अपने खाते से हमारे खाते में इनको ना चढ़ाएं। तो लग रहा है कि फ़रोग नसीम जो है उनको अब फारिग कर दिया जाएगा और पीटीआई अपना मिनिस्टर लेके आएगी जो बैरिस्टर अली जफर होंगे। ये भी यहाँ पर इतलात गर्म है कि हो सकता है कि हमाद जफर जो है हमाद जो है उनको भी चेंज कर पावर डिवीजन शायद वापस और उनकी हाँ जी वो वापस लिया जा रहा है। जी जी बाबर साहब जी जी बिल्कुल, उनको भी चेंज करने की बातें हो रही हैं। उसमें लग रहा है कि कोई नया बंदा अकोमोडेट किया जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब उनसे कुछ चीजें वापस ले, अजाफी वजारत जो थी ना, अजाफी या पावर डिवीजन ये वापस लिया जा सकता है। कुछ मिनिस्टर को 2-3 दिन पोर्टफोलियो भी दिए हुए थे पहले। अच्छा चलिए, मैं बाबर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। असद करल साहब, ये शहबाज शरीफ साहब के इस्लामाबाद में जनाब, वैसे तो इस्लामाबाद में इक़्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन अभी वो शहर इक़्तिदार में उनकी कोशिश है कि चलो अपोजिशन में ही रहकर कुछ भरपूर किया जाए। कुछ नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ साहब कुछ? मैंने आपको बड़े प्रोग्रामों में ये बात बड़े वसूख से और कन्विक्शन से कहता रहा। मैंने कहा कि जरदारी साहब को टास्क मिला है कि 2023 पे आपने सबसे इसी तनख्वाह पे काम कराना है। इमरान खान की हुकूमत जो बिलावल भुट्टो जरदारी की पहली असम्बली की तकरीर उठा के देख ले, वो उसी तकरीर के मुताबिक पीपल्स पार्टी का जो एक हमेशा मोटो रहा है और उसके ऊपर वो खड़ी भी रहती है कि हम कोई गैर आईनी, कोई गैर इखलाकी, इमरान खान साहब आपको कोई इस तरह की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन क्या 2023 तक सवाल सुन लें, क्या जरदारी साहब आएंगे क्योंकि शहबाज शरीफ को पेट ना फाड़ दें और पैसे ना निकाल लें? क्योंकि उन्होंने कहा था मैं पेट उससे पहले जरदारी साहब बिलावल उस शहबाज शरीफ साहब बिलावल उस बगैर हाथ मिलाए वहाँ पे होके आए हैं। हाथ ना मिलाने की वजह डोगर साहब को पता है कोरोना का एक बहाना था, और असल बात यह है शहबाज शरीफ साहब निजी महफिलों में जो आप कहते हैं जरदारी साहब ने इसी तनख्वाह पर काम कराना है, यही काम शहबाज शरीफ साहब भी शुरू से करना चाह रहे हैं। सिर्फ वो तो फिर नवाज शरीफ और मरियम ही सिर्फ तो वो फारग है। मैंने कहा माइनस नवाज माइनस मरियम माइनस नून, अगर शहबाज शरीफ नशीन रहना है, हैव नॉट में नहीं रहना चाहते तो उनको भी इसी तरह तो हुकूमत नहीं गिराना चाहते। वो कहते हैं कि ये हुकूमत चलेगी, ये बदनाम होगी। ये माइनस उस्मान बज़दार जो लग रहा है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुन लें वो कहते थे बिल्ली खसियानी बिल्ली खंबा नोचते रहे, ठीक है। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद लंदन में बैठा रहे, उल्ताफ पार्ट 2 और खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपको समझ आ गई है, मजीद आगे एलाबोरेट कर दूंगा, आगे सुन ले। शहबाज शरीफ साहब अजाद सादिक साहब है सीनियर रहनुमा और स्पीकर भी कौमी असम्बली हैं, और उनके बयानियों को भी आप जानते हैं। हालांकि वो बयानियाँ अजाद सादिक का बयानियाँ जवेल तीन से ज़्यादा सख्त, और वो किसको इन्वाइट कर रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वो बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब यानी बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, वही बयानिया वाले हैं ना अजाद सादिक साहब, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब पीर को दावत पे बुला रहे हैं शाइये पे जरदारी और बिलावल भुट्टो को, वहाँ पे मरियम नवाज को और बाकी किसी को अभी तक खबरें जो आ रही हैं हमजा तो है ना, हमजा तो होंगे। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि अब पीपल्स पार्टी की डील जो भी होगी और जो उन्होंने बात करनी है वो नवाज शरीफ के बयानिया वालों से बात नहीं होगी, वो पाकिस्तान के बयानिया वालों से बात सिर्फ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। और उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमजा शहबाज से मिले, जेल में मिले, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिले, फिर शहबाज शरीफ साहब बिलावल हाउस में गए। उसके बाद जो पीडीएम की जो मीटिंग्स है वहाँ पे हमजा शहबाज को मरियम की बजाय उनको बुलाना शुरू कर दिया गया। बहुत पहले मैंने कह रहा था। अब फिर शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने जरदारी का पेट फाड़ना था, सड़कों पे घसीटना था, और एक जो उनको पता नहीं क्या क्या वो लकाबा देते रहे, ठीक है, वही अब बड़ा अच्छे तरीके से जो खुद वहाँ पे कदम बोसी करके आए, क्या उसको मैं कहूँ अच्छे लफाज में, बिलावल हाउस में जब जरदारी साहब के पास गए हैं, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की इजाजत से हो रहा है ना। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने उनके ना पेट फाड़े ना उनको घसीटा, हालांकि खुद आए थे कि जनाब हमें घसीट ले। बिलावल साहब आए थे, जेल में घसीट सकते थे। फिर जरदारी साहब बिलावल उस्मान के पास गए तो उनको उन्होंने छुरी नहीं मारी, हालांकि उन्होंने चेक भी नहीं किया, हालांकि उनको करना चाहिए था कि कहीं पेट में छुरा ना घूम देंगे पीठ में। अच्छा, अब मामला डोगर साहब आगे बताएंगे। मामला ये है कि जो डोगर साहब कह रहे हैं ना हुकूमत अंदर से खिलाफ, अब देखिए नून लीग पंजाब के अंदर चौधरी निसार अली खान जो मैंने कहा था, अचानक मैंने नाम दिया था, गालबन उनकी मर्जी है, मुड्डी आदमी 24 मई को शायद वो हलफ सवार को उठा ले, क्योंकि उनकी मूड की मर्जी है, जिस पर मर्जी। अब ईवानों के अंदर जलजला मचा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जरदारी को बुला रहे हैं कि जरदारी साहब हमें भी बचाएं।
आप तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ और पाकिस्तान के साथ बयानी की हो गए, शहबाज शरीफ भाई मेरा हो गया एलिमिनेट, मरियम साहब होगी फारग, तो आप जिस कश्ती में सवार हैं हमें भी अगर थोड़ी सी जगह दे दें। साहब वो इस्लामाबाद में रहकर खाना इस्लामाबाद में देंगे, लेकिन पिंडी से भी वो चाहेंगे कि ठंडी हवाएं उनकी तरफ आए। कौन चाहेंगे? सारे चाहेंगे, सारी शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब से भीख मांग रहे हैं। अच्छा, ये आपको बुला रहे हैं, आपको इसका इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है इस मुलाकात का? खलल साहब, शहबाज शरीफ उसका पुराना खिलाड़ी है, उसको जरदारी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा पुराना खिलाड़ी है, वो इससे पहले भी बड़ी दफा रावलपिंडी जाता रहा है, उसको रावलपिंडी के रास्ते आते हैं, चोर दरवाजे सारे उसको पता है कौन कौन ये गेट नंबर 4 के किधर से जाना है, किधर से निकलना है। चेरी ब्लॉसम कौन है और कीवी पॉलिश कौन है? जो बूट पॉलिश करने में सबसे एक्सपर्ट जरदारी साहब ने ऑफर की थी कि हमसे बताओ, हमें सीखो, हमें मौका दो। वो नादान है इमरान खान, हम उसे ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं। अब इसमें जो अगर बूट चमकाने में शहबाज शरीफ साहब ज्यादा अच्छे चमकाएंगे या वोट को इज्जत दो वाले शहबाज शरीफ, या जरदारी साहब ज्यादा चमका सकते हैं? चेरी ब्लॉसम कौन है, कीवी कौन है, और मरियम साहब का नवाज शरीफ का बयानिया किधर गया? वो किधर गया? वोट को इज्जत दो। अब तो वोट को इज्जत दी जा रही है। दो चेहरे रखे हुए हैं इन्होंने, एक मरियम का चेहरा है, एक शहबाज शरीफ का चेहरा है। कभी वो मरियम को आगे कर देते हैं, कभी शहबाज शरीफ को आगे कर देते हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया चलेगा या वोट को इज्जत दो? कभी बिलावल भुट्टो के साथ ये मरियम डील कर रही होती है, कभी जरदारी के साथ शहबाज शरीफ डील कर रहे होते हैं। डोगर साहब, वोट को इज्जत दो का बयानिया किधर गया? इस्तेमाल कर रहे हैं जुबैर साहब ने, ये जो पुतली तमाशा खेल रहा है, ये नवाज शरीफ ऊपर से बैठ के डोगर साहब वो देखता है कि मैंने कब किसको इस्तेमाल करना है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान है मोहम्मद जुबैर साहब। उन्होंने कहा हमारी सीवी बेहतर हो गई है, हमारे तलका ठीक हो गए हैं, अब पीटीआई के लिए जनाब वहां से मामला खराब हो रहे हैं और हमें मौका फिर दिया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया नवाज शरीफ का और मरियम साहबा का, अब जो शहबाज शरीफ है ये नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो वाला बयानिया पे अमल पैरा है या बूट को चमकाओ या पॉलिश करो उस पर कर रहे हैं? और नवाज शरीफ को परेशान नहीं होंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम मरियम साहबा और जुबैर साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारे तो तलका ठीक है, हम तो सर्व करने के लिए तैयार है। जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं। अब मुकाबला जारी है। चौधरी निसार भी यही मीडिएटर का रोल करते रहे। शहबाज शरीफ साहब जितनी छुपी खुफिया मुलाकातें होती थी वो नवाज शरीफ के दौर में या उनके नए दौर में वो नवाज शरीफ कॉन्सेंट थी या नहीं? अब मुझे ये मुझे बता दें, आप खुद इसी बात पे आ गए हैं। आ गया। चौधरी निसार के होते हुए शहबाज शरीफ को जरदारी से शहबाज शरीफ ने रास्ता पूछना है रावलपिंडी का, उसको खुद पता है कि मैं तो कर अब रेस शुरू हो गई ना, कौन सा अब रेस शुरू है, रेस शुरू हो गई। बूट पॉलिश और चमकाने और गेट नंबर 4 में सबसे पहले दाखिल कौन होता है? वोट को इज्जत दो के बयानिया वाले मरियम साहिबा और नवाज शरीफ किधर चले गए फिर? अच्छा, चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दोस्ती की जिसके 70 साल दुनिया देख रही है और ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जिस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन के दरमियान हैं। हमसाया मुल्क हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात, और सी पैक जो है वो सारी दुनिया देख रही है, कुछ उससे हसद भी कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल हुए और इसी हवाले से चीन और पाकिस्तान के सुदूर के दरमियान खतूत का तबादला भी हुआ और इस दोस्ती को, इसकी मिसाल को सराहा गया। और दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अगर आप बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें, कोई दो मालिक आपको इस तरह से एक साथ और 70 साल से, यानी मुश्किल वक्त भी आया, हर सतह पर मुश्किलात आई। अभी हाल ही में अगर बात वबा की करें तो किस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, और शुरू में जब चीन इस वबा का शिकार सबसे पहले हुआ तो पाकिस्तान में एक मुतफ़िक़ा करारदाद नज़र आई, पहला मुल्क जो चीन के साथ जाकर खड़ा हुआ। फिर बड़े इल्ज़ामात भी चीन पर लगने लगे जो सब गलत साबित हुए कि जी ये इस वजह से फैला है, चीन की वजह से और ये सब कुछ। तो पाकिस्तान उस वक्त भी साथ खड़ा हुआ और फिर चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान की मदद की, मुफ्त वैक्सीन, सामान आपने देखा सबसे पहले पाकिस्तान मिल रहा था। ये तो हालिया मिसाल है। सी पैक यानी अगली दिहाइयों के लिए कितना बड़ा मंसूबा सब देख रहे हैं। इस सब पर हम बात करेंगे। तबस्सुम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, चीनी सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान से दोस्ती और पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से उन्होंने अपना नाम भी तबस्सुम रखा हुआ, वैसे उनका चीनी नाम और है। तबस्सुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। चीनी लोग भी कितने खुश होते हैं पाकिस्तान की दोस्ती पर, और ये जिस तरह से सी पैक आगे बढ़ रहा है इसके बाद तो दोनों के ताल्लुकात लगता है कि और ज़्यादा मजबूत होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपसे बात करने का मौका देने का।
और जैसे आपने अभी कहा कि जो पाकिस्तान ने कोविड-19 की वबा की फूटने के फौरी बाद चीन के साथ एकजुटती का इजहार किया और हर मुश्किल वक्त तो हमेशा के लिए चीन के साथ खड़े हैं, तो हम चीनी लोग भी पाकिस्तान के जज्बात से बहुत मुतासिर करते हैं। और खास तौर पर आज जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 17वीं सालगिरह है और हम चाइनीज़ लोग भी बहुत पुरजोश तरीके से चीन दोस्ती की सालगिरह मनाते हैं। तबस्सुम, आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, अल्फाज भी, आप लफ्ज़ भी इतने अच्छे बोल रही हैं, तो किस तरह आपने ये उर्दू सीखी, कब से आप सीख रही हैं, पाकिस्तान से किस तरह ताल्लुक़ बना, और अभी ये जो साहिर अली बग्गा साहब का गाना है पाक चीन दोस्ती पर, इसमें भी गालिबन आपने परफॉर्म किया है? जी हाँ, उर्दू में दरअसल चाइना में बेजिंग यूनिवर्सिटी में सीखी है। यूनिवर्सिटी में मेरा मेजर तो उर्दू ज़बान था और जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने के बाद फिर मैं मीडिया इदारों में दाखिल हुई और उर्दू ज़बान के ज़रिए जो जर्नलिस्ट का काम करती हूँ। और अभी आपने जिक्र किया कि ये गीत है चीन दोस्ती के लिए एक नया नगमा है, तेरी मेरी सदा दोस्ती। ये साहिर अली बग्गा साहब ने बनाया है और हमने भी जॉइंट किया है उनके साथ, इस नगमे पेश किया है। हमें बहुत खुशी है और बहुत फ़ख्र है। दरअसल इस मौसीकी इस गीत पेश करने के लिए मुझके अलावा मेरी 3 साथी भी मौजूद हैं जो चाइना मीडिया ग्रुप की कुल 4 ख़वातीन सहाफ़ी इस जो गाना साथ साथ बग्गा साहब के साथ पेश किया है। और ये गाना है जो दोस्ती के हवाले से एक बिल्कुल नया गाना है, जदीद गाना है और एक बहुत, मुझे उम्मीद है कि ये एक मकबूल गाना बन जाएगा। अच्छा, इमरान खान अपनी तकरीरों में चीन की मिसाल ज़रूर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, चीन से बहुत मुतासर हैं कि 80 करोड़ लोगों को चंद दिहाइयों में गुर्बत से निकालना, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब हम दोस्ती भी देखते हैं तो बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं चीन, जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ी तो उर्दू आपने उसमें मेजर रखा, तो वो बच्चे जो वहाँ जाते हैं उनका इंटरेक्शन कैसा, पाकिस्तान को आपने कैसा पाया, पाकिस्तानी कौम के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में बताएं। तो सर मेरे बहुत से दोस्त हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं और चीन में ज़ेर तालीम करते हैं। वो बहुत टैलेंट नौजवान हैं और वो बहुत अच्छी तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी नौजवान में मकबूल तरीन मेजर हैं, जैसे इंजीनियरिंग है और ज़राअत वगैरह हैं, वो बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं और उम्मीद है कि उनकी पढ़ाई वो तो चाइना से ग्रेजुएशन होने के बाद फिर पाकिस्तान में वापस जाकर और अपनी मुल्क की तरक्की के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। अच्छा तबस्सुम साहिबा, जिस तरह आपने बात की स्टूडेंट्स की, तो पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट जो है, ख़ास तौर पर जो मेडिकल की जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर जो बनने जा रहे हैं, तो चाइना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वो ज़ेर तालीम है। अभी रिसेंटली एक मैं एग्जांपल देता हूँ, यूहान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमारे जो फाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब भी गए और वो वहाँ पे चाइना की एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़े। इसके अलावा बहुत सारी और चाइना की यूनिवर्सिटी में हज़ारों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और किसी का आखिरी साल है। अभी इंडिया ने एक लिस्ट डाली जो कि एक वेबसाइट पे मौजूद है और उसमें वो जो सरकारी चाइना की जो यूनिवर्सिटी है जिसमें ज़्यादातर बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनका लास्ट ईयर था। तो पाकिस्तानी चाइना ने जो कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी हमारी रैंकिंग में नहीं आती, तो इसलिए आपकी जो डिग्रियाँ हैं ना वो किसी काम की नहीं है पाकिस्तान के लिए। क्या इसके लिए आपके नोटिस में बच्चों ने बड़ा एहतजाज भी किया और चाइना ने कहा कि यानी इंडिया इन्फ्लुएंस आज भी चाइना के ऊपर हो रहा है कि इंडिया जहाँ जिन यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा बच्चे हैं वो रैंकिंग दे देता है चाइना उसको, और जो इंडिया के अलावा अपनी भी चाइना की यूनिवर्सिटी हैं उसको वो रैंकिंग नहीं देता, और इस वजह से पाकिस्तान भी उन बच्चों को यहाँ पे उस एजुकेशन, इस हवाले से भी आप कोई फरमाना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा इशू जरूर ऐड कर लीजिएगा। आप पाकिस्तान आना चाहेंगी? क्या पाकिस्तान? वो कह रहे हैं क्या आप पाकिस्तान आना चाहेंगी? मैं गई थी और इंशाल्लाह बाद में अगर मौका मिला मैं ज़रूर जाऊंगी। अच्छा,
और ये स्टूडेंट्स के मसाइल के हवाले से जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत से लोग जेलस भी होते हैं, जिस तरह पाक चीन दोस्ती पर, और चाहे स्टूडेंट्स जाते हैं उस पर वो होते हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अभी आपने देखा CPEC के खिलाफ कई लोग बातें करने लग जाते हैं। मसला ये था कि इंडिया इस मामले को सबोटाज करना चाहता है कि जो हजारों स्टूडेंट चाइना के डॉक्टर बन के आ रहे हैं, ताकि उनकी डिग्री अगर पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं होगी और सिर्फ इंडियन डॉक्टर्स की होगी, तो इससे तो हमारे एक सबोटाज और तलकात में आपको डॉक्टर्स के सारों के स्टूडेंट के नंबर रेफर भी कर सकते हो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से मेरी बात है जी। इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए अगर आपके नॉलेज में है तो। सॉरी, इसके हवाले से मेरी कोई बात नहीं। और मैंने इस आप हमें ये बताएं कि अभी नहीं पढ़ी है। जी अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये वबा में कोरोना वबा जब आई है और इसमें बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन आई है, हत्ता कि पाकिस्तान जिस तरह से वैक्सीन इस्तेमाल करे, चाइनीज़ वैक्सीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आई, तो इस पर और हमने देखा जब वबा शुरू हुई थी तो कई बच्चे वहाँ पर रह गए, तो लोग परेशान थे, लेकिन फिर कहा गया कि उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया कि शायद यहाँ भी उन बच्चों का ख्याल पाकिस्तान में इतना अच्छा ना रखा जाता जितना चीन में। तो ये चीन में ख़ास, यानी जब पाकिस्तानी, मेरे भी कुछ जानने वाले गए तो कहते हैं जब हम बताते हैं कि पाकिस्तानी हैं तो चीन में वो एक VIP ट्रीटमेंट उनको मिलने लग जाता है। तो चीन में सबसे ज़्यादा जिन लोगों को पसंद किया जाता है या बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की जाती है, कि पाकिस्तान उनमें शामिल है। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि जो वबाई सूरत हाल के दौरान पाकिस्तानी दारबिरम या सब पाकिस्तानी जो चीन में मौजूद हैं वो तो अच्छी तरह जो ख्याल किया गया है, क्योंकि जो चीन है हमेशा के अवाम को अवलिन तरजीह देते हैं। न सिर्फ चीनी लोग बल्कि हमारे दोस्त मुल्क से पाकिस्तानी लोग भी बहुत को अवलिन तरजीह दी जाती है। हम आप पाकिस्तान आ चुकी हैं, आपने बताया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कहाँ गई, किन लोगों से मिली? हाँ, तो असल में 2 दफ़ा पाकिस्तान गई थी। पहली दफ़ा तो साल 2009 में, ये तो पहली दफ़ा है, और मैंने दौरा किया है इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। जो पाकिस्तान जाने के बाद मुझे तो पाकिस्तान बहुत पसंद है, क्योंकि पाकिस्तान की सकाफत बहुत रिच है और लोग तो बहुत नेकदिल हैं, हम 30 लोग मौजूद हैं, और हम जिन्हीं लोगों के लिए वो भी बहुत वो अपने खैर मुकदम करते हैं, इसीलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और तबस्सुम, चूँकि जिस तरह CPEC आगे बढ़ रहा है तो इसमें चाइनीज़ और ज़्यादा आएंगे पाकिस्तान, तो आपको लगता है कि उनको कोई मुश्किल नहीं होगी, बड़ी आसानी से वो लोग जितने भी आएंगे एडजस्ट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में? हाँ, मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी दोस्त सब बहुत नेकदिल हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। अगर कोई मुश्किलात दरपेश हैं वो ज़रूर उनको हेल्प करेंगे। बाबर भाई, डोगर साहब, आप साहब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी तबस्सुम, जिस तरह से आपने कहा कि आप पाकिस्तान आई, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद गई, वहाँ पर यहाँ पर आपने देखा होगा कि चाइनीज़ खाने पाकिस्तान में, चाइनीज़ डिशेस बहुत लोग शौक से खाते हैं, जगह जगह पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, तो क्या चाइना में भी पाकिस्तानी खाने इसी तरह से पसंद किए जाते हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल चीन के शहरों में, जैसे बेजिंग में, शंघाई में, ग्वांगझो में या शेंजन में, हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमें मिल सकते हैं। और आजकल बेजिंग में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट न सिर्फ पाकिस्तानी लोगों में बल्कि चाइनीज़ लोग में भी बहुत मकबूल है, और चाइनीज़ सोशल मीडिया पर इस रेस्टोरेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हैं, और लोग वहाँ जाते हैं और पाकिस्तानी खाने से लुत्फ़ अंदोज़ उठाते हैं। आपको कौन सी डिश पसंद है पाकिस्तानी खानों की? कोई मुझे बहुत पसंद है कोई डिश? यस, मुझे बेहद पसंद है। आज सुबह को मैंने खाया है पकौड़ा और बहुत पसंद है, और यस मंडे को मैंने 2 पाकिस्तानी दोस्तों के साथ खाना खाया है, पाकिस्तानी खाना। अच्छा, और क्या कहा जाता है वहाँ चाइना में जब बच्चे जाते हैं, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, वहाँ तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपको मुश्किल होती है चाइनीज़ में उनको सीखना, या बड़ा आसानी से वो एडजस्ट कर जाते हैं चीन में, क्योंकि आपके दोस्त आप बता रही हैं पाकिस्तानी भी हैं?
हाँ हाँ, उन्हें शायद शुरू में कोई मुश्किलात दरपेश होंगी, क्योंकि एक अजनबी जगह जाते हैं तो ज़रूर किसी न किसी मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन तो इतनी ज़्यादा नहीं। शायद खाना खाने का मसला है या ज़ुबान का मसला है। लेकिन जो बेशतर पाकिस्तानी स्टूडेंट चाइना में पढ़ते हैं, उन्हें दरअसल चीनी ज़बान नहीं आती, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, जो अगर चीनी लोग देखते हैं कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर उनको जो हेल्प करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम, चीनी साहब में ज्वाइन किया। 70 साल मुकम्मल हुए पाक चीन दोस्ती को ये लाजवाल दोस्ती कही जाती है और इसकी मिसालें दी जाती हैं। तो इसी हवाले से आज हमने खुसूसी तौर पर ये सेगमेंट शामिल किया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।